आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम इंटरवेंशन काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा है इसमें फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंसेस बिटवीन साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग। अब साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये हम पहले भी एमपीसी 21 में पढ़ चुके हैं, एक बार और इसको रिवाइज करेंगे। हमारे जो एग्जाम्स है बेसिकली काउंसलिंग में 21, 22, 23 उसमें बेसिकली सेम ही है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो रिपीट होंगे आपके 21 में से। ठीक है। अब फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंसेस बिटवीन साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग। साइकोथेरेपी और काउंसलिंग में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो साइकोथेरेपी जो है वो एक बड़ा टर्म है और जो काउंसलिंग है वो एक छोटी टर्म है। अब इसमें क्या क्या करते हैं, जो हमारी बुक है इसकी इग्नू की, उसमें क्या क्या दिए गए हैं डिफरेंसेस उसमें हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमारा द ट्रेनिंग पीरियड फॉर साइकोथेरेपी इज लॉन्ग एंड इन्वॉल्व वर्किंग विद रियल क्लाइंट अंडर सुपरविजन। जो हमारे ट्रेनिंग का पीरियड होता है वो साइकोथेरेपी का लंबा होता है और हमारी रियल क्लाइंट के साथ हमें डील करने को मिलता है। और जो हमारा काउंसलिंग का पीरियड होता है वो शॉर्टर होता है, उसमें हमें इतनी ज्यादा ट्रेनिंग, इतनी लंबी ट्रेनिंग इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती। और इसमें हम नॉर्मल मतलब कि सेटिंग में भी कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल, जैसे कि आपको कोई भी रोल प्ले करने के लिए दे दिया जाएगा काउंसलिंग के अंदर, और आपसे बोला जाएगा कि इस पर्सन की आपको काउंसलिंग करनी है। ठीक है, इस टाइप का हो जाता है। सेकंड हमारा इसमें आता है ऑल्सो साइकोथेरेपी रिक्वायर्स लॉन्ग पीरियड ऑफ सेल्फ एनालिसिस। साइकोथेरेपी जब हम करते हैं तो उसमें काफी लंबा टाइम लग जाता है खुद को पहचानने के लिए, एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होंगे। क्योंकि इसमें हम जो फोकस करती है हमारी साइकोथेरेपी उसमें हम डेप्थ में जाके मतलब कि कंसिडर करते हैं हर चीज को, कि पास्ट इश्यू कौन से हो सकते हैं उस मेंटल इलनेस की, कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो उसको प्रॉब्लम दे रही हैं। काउंसलिंग के अंदर क्या होता है, शॉर्टर होती है ये, इसके अंदर आपको सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसका आपको सॉल्यूशन बताना है बस। ठीक है, काउंसलिंग शॉर्ट टर्म है। इसमें आपका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है और क्या क्या प्रॉब्लम्स पहले रही हैं आपके पास्ट में, वो सारी चीजें नहीं देखी जाएंगी। और एक और चीज इसमें आती है कि जो मदर्स होती हैं या पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं या अनएम्प्लॉयड लोग जो होते हैं वो भी काउंसलिंग कोर्सेज, जो छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, यहाँ पे हम मतलब कि डिग्री की बात नहीं कर रहे, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं 10 to 15, मतलब कि ये होते हैं 10 वीक के कोर्सेज आते हैं। 15 आवर की ट्रेनिंग आती है, छोटी छोटी वर्क शॉप्स होती हैं, उनको ये लोग ज्वाइन कर लेते हैं और ये भी उनको हेल्प करती हैं। और या फिर काउंसलिंग करने के लिए क्या होता है कि आप अगर 4 से 5 सेशन आप ले लेते हो आपकी हीलिंग हो जाती है वहां पे। लेकिन साइकोथेरेपी में लंबा टाइम लगता है, 15 से 20 सेशन लगते हैं, वो भी मंथली होते हैं बेसिकली। तो उसमें मतलब कि 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। साइकोथेरेपी इसमें डेप्थ में जाके करते हैं। अब काउंसलिंग के अंदर क्या होती है, आपकी शॉर्ट टर्म हेल्प होती है और साइकोथेरेपी में लॉन्ग टर्म हेल्प होती है। काउंसलिंग भी सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया, अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए होगा तो आप खुद से नहीं कर पाओगे उस चीज को सॉल्व, आपको फिर से काउंसलर के पास जाना होगा। लेकिन साइकोथेरेपी में आपकी जो हीलिंग होती है वो आपके पास्ट के इशू को देख के पूरी तरीके से आपको ये ट्रेंड कर देते हैं कि आपको कैसे उस चीज से डील करना है अगर फ्यूचर में भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो ये लॉन्गर टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, हेल्प करती है। फ्यूचर में आपको फ्यूचर में आपको किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है साइकोथेरेपी इज कंसर्न विद सम टाइम ऑफ डीपर पर्सनैलिटी चेंज, और बट काउंसलिंग इज कंसर्न विद हेल्पिंग इंडिविजुअल डेवलप देयर फुल कॉपिंग पोटेंशियल इन रिगार्ड टू सम पर्टिकुलर इशू। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, काउंसलिंग के अंदर आपका कोई पर्टिकुलर इशू है, पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मैरिज काउंसलिंग है तो मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहे हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हो जाएगी। चाइल्ड काउंसलिंग है, चाइल्ड मतलब कि बच्चे की टेक केयर कैसे करे, उसमें कोई इशू आ रहा है तो उसके लिए की जाएगी। बट साइकोथेरेपी में क्या होगा कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया जाता है वहां पे, कि जैसे कि चीजों को देखने का नजरिया आपका पूरा चेंज कर दिया जाएगा। आपको अलग अलग टाइप की थेरेपीज दी जाएंगी। ग्रेटिट्यूड थेरेपी होती है, जैसे आप हर चीज को नेगेटिव वे में देखते हो तो उसको पॉजिटिव वे में कैसे देखना है, तो आपका लाइफ को देखने का नजरिया पूरे तरीके से इसमें चेंज कर दिया जाता है। देन हमारा सिक्स पॉइंट है द सेटिंग ऑफ द ट्रीटमेंट काउंसलिंग सेशन ऑफन टेक्स प्लेस इन ए नंबर ऑफ नॉन मेडिकल सेटिंग सच एज ऑफिस और स्मॉल थेरेपी सेंटर।
काउंसलिंग आप कहीं पे भी कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो घर बैठे भी काउंसलिंग करते हैं, या फिर छोटी सी क्लिनिक खोल दी, उसमें भी काउंसलिंग हो सकती है। लेकिन जब आप साइकोथेरेपी करते हो तो आपके पास बहुत सारे टूल्स होना जरूरी है, अ, जो कि हेल्प करते हैं किसी भी चीज को असिस्ट करने में। जैसे कि आपका ऑटिज्म का टेस्ट है तो उसका मैनुअल आपके पास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उसमें उसको टेस्ट कैसे करते हैं, उसकी स्कोरिंग कैसे करनी है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन काउंसलिंग में ये चीजें जरूरी नहीं होती। काउंसलिंग में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर इशू आपके पास लेके आया, उसको सॉल्व कर दिया आपने। साइकोथेरेपी में आप टेस्टिंग भी करते हो, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसकी भी आप टेस्टिंग इसमें करोगे। देन आपका 7 नंबर है कि साइकोथेरेपी इज बेटर फॉर दोज हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू ओपन अप। अब साइकोथेरेपी में क्या होता है और काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग में आप जनरली होती है टॉक थेरेपी, कि आपको किसी ने प्रॉब्लम बताई, खुल के आप वहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करोगे काउंसलिंग के अंदर कि मैम मुझे ये इशू आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं अपने बच्चे की मतलब कि पेरेंटिंग नहीं कर पा रही हूँ, टेक केयर नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मेरी मैरिज में ये इशू चल रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, या फिर मुझे एनजाइटी हो रही है, उससे मैं कैसे डील कर सकती हूँ। तो ये काउंसलिंग की इश्यू है जहाँ पे आपने खुल के अपने थेरेपिस्ट को या काउंसलर को आपने बता दिया, देन आपके काउंसलर ने आपको गाइड कर दिया। बट साइकोथेरेपी में क्या होता है, जब आप कोई भी बात खुल के नहीं बता पाते तो वहां पे साइकोथेरेपी चलती है। साइकोथेरेपी के अंदर आपके ऊपर टेस्ट भी किए जाते हैं जब आप बात नहीं बताओगे। नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, उनसे पता चल जाता है कि आपने जैसे पेपर पेंसिल टेस्ट है, या टिक मार्क करना है, अपने बारे में कुछ लिखना है, कोई पिक्चर मतलब कि बनानी है, उससे आपके माइंड के बारे में एनालिसिस किया जाता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आपके अंदर है। वहां पे साइकोथेरेपी चाहिए होती है। देन हमारी हमने डिफरेंसेस पढ़े, अब हमारे पास आती है इसकी सिमिलैरिटीज क्या क्या हो सकती है साइकोथेरेपी में और काउंसलिंग के अंदर। तो फर्स्ट हमारी जो सिमिलैरिटीज है इसके अंदर वो है कि दोनों का जो एम होता है वो सिमिलर होता है, कि हमारे जो क्लाइंट आया है उसको सेटिस्फाई करना, उसको मतलब कि अवेयर कराना कि उसके माइंड में क्या है, वो किन चीजों से डील करना चाहता है, उसके गोल को अचीव करने में हेल्प करना। दोनों का गोल सेम रहेगा। जैसे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट है, द एम्स ऑफ बोथ आर सिमिलर, बोथ कैन बी सीन एज एन अटेम्प्ट टू अलाउ द पर्सन टू बिल्ड अप रिसोर्सेज टू लिव मोर हेल्थी मीनिंगफुल एंड सेटिस्फाइंग वे, एंड टू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। कि आपको अवेयरनेस हो पाए कि पर्टिकुलर चीज से आपको कैसे डील करना है, कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, दोनों की सेम है यहाँ पे जो एम है। सेकंड हमारा आता है कि ऑल्सो ए हाई डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द क्लाइंट इज द बेसिक प्रिंसिपल इन बोथ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। हमने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे काउंसलिंग के या साइकोथेरेपी की, वो क्या थे? काफी सारे थे। उसमें जो ऑटोनॉमी था उसके अंदर क्या होता है कि अगर हम कुछ भी करने जा रहे हैं, कुछ भी चेंज करना चाह रहे हैं अपने प्रोसीजर में, या कुछ भी अप्लाई करने जा रहे हैं थेरेपी या टेस्टिंग, तो हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने जो क्लाइंट है उसकी कंसेंट लें। और अगर हमारा क्लाइंट मना कर रहा है कि मुझे किसी और थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना है, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, उसकी डिसीजन की आपने रिस्पेक्ट करनी है। साइकोथेरेपी के अंदर भी ये चीज सेम रहती है और काउंसलिंग के अंदर भी। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर सीबीटी ट्राई कर रहे हैं, मैं आपके ऊपर सीबीटी ट्राई कर रही हूँ, आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा नहीं जा रहा है या फिर वर्क नहीं कर रही है ये प्रॉब्लम, तो क्या होगा, मैं आपको बोलूंगी कि एक और हमारे मतलब कि सीनियर हैं जो कि प्रोफेशनल है इस चीज के। जो इसकी प्रोफेशनल है, आप उसके पास जाओ, मैं आपको रेफर कर दूंगी, और आप अगर उनसे ट्रीटमेंट कराओगे वो काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, अगर मैं उसके पास आपको भेज रही हूँ, आप नहीं जाना चाहते, तो मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती, आपके डिसीजन की मेरे को रिस्पेक्ट करनी होगी। तो ये क्या होता है, ऑटोनॉमी हम इस चीज को बोलते हैं, कि आपकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करना। अगर क्लाइंट नहीं चाहता है तो हम नहीं करेंगे। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि बोथ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी इन्वॉल्व्स क्लियर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट एज टू व्हाट द एम्स आर एंड द रोल्स इन्वॉल्व। अब इसके अंदर क्या है कि काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के अंदर क्लियर कॉन्ट्रैक्ट बना होता है, एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बनती है यहाँ पे, या एक काउंसलिंग रिलेशनशिप बनती है। जो फर्स्ट स्टेप होता है रेपो बिल्ड करने का, वो दोनों में हमें करना पड़ता है, काउंसलिंग हो चाहे साइकोथेरेपी हो। एक मतलब कि फैमिलियर होना या फ्रैंक होना अपने क्लाइंट से, ताकि वो हम लोगों पे ट्रस्ट कर सके, वो एक साइकोथेरेपी के अंदर भी मतलब जरूरी है, और काउंसलिंग के अंदर भी जरूरी होता है।
नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है फोर्थ, बोथ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपिस्ट रिक्वायर द थेरेपिस्ट टू हैव हाईली डेवलप्ड स्किल्स। काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी आर डिफरेंट। अब इसके अंदर क्या है कि काउंसलर हो चाहे साइकोथेरेपिस्ट हो, आपको दोनों में प्रोफेशनल डिग्री लेना जरूरी होता है। आपको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, वो स्किल्स आपके पास होनी चाहिए कि आप सामने वाले पर्सन को हील कर पाओ। अगर मैं आपको यहाँ पे टीच कर रही हूँ तो मेरे पास उस चीज की डिग्री है, मेरे को उस चीज की नॉलेज गुड है। इवनिंग अब मैम। गुड इवनिंग। अब आ रही है आपकी वॉइस? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। हाँ, अब क्लियर आ रही है मुझे भी, पहले मतलब कि मुझे भी नहीं आ रही थी। हाँ जी। मैं इसमें आपको ये बता रही थी कि इसमें ना दोनों को मतलब कि जो एमपीसी 21 है और 23 है उसमें दोनों सेम है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है ना आपको रिपीट मिलेंगे इसमें, 21 में भी और 23 में भी। जैसे हाँ कि जी। हाँ जी। साइकोथेरेपी और काउंसलिंग में डिफरेंस हो गया, वही गाइडेंस। काउंसलिंग भी मेरे को 21 वाला ही लगा, तो इसीलिए मैंने पूछा हाँ, कि ये 22 मैंने है। एक्चुअली बोला था लेकिन वो रिकॉर्डिंग और इस वक्त शायद आपके पास वॉइस नहीं जा रही थी, तो इस वजह से मतलब कि शायद मतलब कि आपको नहीं पता चला होगा। हाँ जी। काफी सारे क्वेश्चन है, जैसे कि एड्रेलियन थेरेपी है, साइकोथेरेपी है, या फिर एग्जिस्टेंशियल गेस्टॉल थेरेपी, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सेम है। ठीक है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। मैं इसमें फोर्थ पॉइंट पे थी कि वेदर थेरेपिस्ट हो, साइकोथेरेपिस्ट हो चाहे काउंसलर हो, आपके पास एक डिग्री होनी और एक स्किल्स होनी, प्रोफेशनल स्किल्स होनी जरूरी होती है, किसी को भी हील करने के लिए, किसी को भी ट्रीट करने के लिए, कोई भी थेरेपी लगाने के लिए या आप काउंसिल करने के लिए किसी को भी, वो चीज की नॉलेज आपको जरूरी होती है। जैसे कि एक अगर कार ड्राइवर है, अगर वो आपको ड्राइविंग करना सिखा रहा है तो उसके पास उसकी स्किल है, उसको ड्राइव करना खुद आता है तभी वो आपको सिखा सकता है, ऐसे नहीं सिखा सकता अगर उसको खुद नहीं आता है तो। नेक्स्ट हमारा इसमें फिफ्थ पॉइंट है, although the psychotherapist uses counseling as one of the techniques of treatment, psychotherapy is usually concerned with individual whose behavior is neurotic, while it deals with depressed individual, counseling is concerned with normal anxiety। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो ब्रॉड मतलब कि ट्रीटमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म उनका ट्रीटमेंट होता है, जहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं बहुत बड़े बड़े मतलब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको हो जाते हैं, कि किसी को ऑटिज्म की बीमारी है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, चीजों को पहचान नहीं पा रहा है, बच्चों के साथ नहीं खेल रहा है, कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अगर किसी को हो गया है तो उसकी पर्सनैलिटी कुछ इस टाइप की हो गई है कि वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, उसको सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर है, जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो साइकोथेरेपिस्ट ट्रीट करते हैं, जो कि हमारे न्यूरोटिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं इसको, न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं, ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, कि ब्रेन में कोई इंजरी हो गई है, ब्रेन में कोई हमारे केमिकल इम्बैलेंस हो गया है जिसका हमारे बिहेवियर पे कोई अफेक्ट पड़ रहा है। और बट जो काउंसलिंग होती है वो नॉर्मल एंजाइटी से रिलेटेड हो सकती है, डिप्रेशन से रिलेटेड हो सकती है, स्ट्रेस से रिलेटेड हो सकती है, जो छोटी छोटी चीजें होती है कि नॉर्मल डे मतलब डेली रूटीन एक्टिविटीज हम नहीं कर पा रहे तो उसके लिए ये चीज हो सकती है, तो उसके लिए हम काउंसलर के पास जाते हैं। नेक्स्ट हमारा सिक्स पॉइंट है, साइकोथेरेपी ऑपरेट्स इन ए मेडिकल सेटिंग वेयर एज काउंसलिंग ऑपरेट इन एन एजुकेशनल एनवायरनमेंट। अब साइकोथेरेपी जो होती है वो मेडिकल सेटिंग में होती है और काउंसलिंग जो होती है वो एजुकेशनल एनवायरनमेंट में होती है। लेकिन जो सिमिलर चीज है इसके अंदर, दोनों के अंदर, वो क्या है कि दोनों के अंदर आप प्ले थेरेपी का यूज करते हो, ड्रामा थेरेपी का आप यूज करते हो, सोशियो ड्रामा टेक्निक का आप इसमें यूज करते हो, मतलब कि वहां पे भी दोनों जगह पे आप अगर आप बच्चों की ट्रीटमेंट कर रहे हो तो वहां पे उसको टॉयज दोगे, उनको रोल प्ले करने के लिए बोलोगे, उनको चीजें ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हो, जैसे कि आर्ट थेरेपी होती है, ड्रामा थेरेपी होती है, वो दोनों में होती है। इन काउंसलिंग सच टेक्निक्स आर यूज्ड एज कैन बी एम्प्लॉयड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल एस्टेब्लिशमेंट, सेम चीज है। अब साइकोथेरेपी जो होती है वो उसका स्कोप जो है वो ज्यादा बड़ा है, क्योंकि उसको ज्यादा उसमें जितने भी डिसऑर्डर होते हैं वो सारे उसके अंदर होते हैं, तो उसके अंदर आपकी एंजाइटी, जनरल एंजाइटी ऑर्डर, ऑटिज्म, एएसडी, एडीएचडी एंड जितने भी मतलब प्रॉब्लम आएंगी, मेंटल इलनेस हो या काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो सारे आपको साइकोथेरेपी के अंदर उसको ट्रीट कर सकते हो। बट जो काउंसलर का रोल जो होता है वो भी कहीं ना कहीं वहीं से स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए भी आपको क्वालिफाइड होना जरूरी होता है। और एक और चीज इसमें बोली गई है कि जो साइकोथेरेपिस्ट होता है वो एक काउंसलर भी हो सकता है, बट जो एक काउंसलर होता है वो जरूरी नहीं कि वो साइकोलॉजिस्ट हो, कि काउंसलर के लिए काउंसलर बनना पहली डिग्री होती है, फिर आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, साइकोथेरेपिस्ट भी बन सकते हो, ठीक है।
जो जैसे कि अगर मैं साइकोथेरेपी की पढ़ाई कर रही हूँ, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है, क्लिनिकल अगर मेरे पास डिग्री है तो मैं साइकोथेरेपिस्ट बन सकती हूँ, और अगर उसके बाद मैं कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर लेती हूँ तो मैं काउंसलर भी कहलाऊंगी। बट अगर आप काउंसलिंग की डिग्री ले लेते हो या शॉर्ट टर्म कोर्स भी कर लेते हो, तो उसके बाद अगर आपको साइकोथेरेपिस्ट बनना है तो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मतलब कि उसकी डिग्री लेनी पड़ेगी। तो सिमिलैरिटीज बेसिकली ये है इसके अंदर कि साइकोथेरेपिस्ट जो होता है वो एक काउंसलर भी हो सकता है, कि उसने स्टार्टिंग वहीं से की होती है। ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं काउंसलिंग के। हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर जो फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल है कि क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी होती है एक काउंसलर को अपने क्लाइंट को ट्रीट करने के लिए। तो फर्स्ट हमारा होता है रिस्पेक्ट, कि जो भी हमारा क्लाइंट होगा हमने उसको रिस्पेक्ट देनी है, हमने उसको जज नहीं करना है, ताकि वो हमारे साथ रेपो बिल्ड कर पाए, हम लोगों पे ट्रस्ट कर पाए, और समझ पाए हम उसे। ठीक है, अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तभी हम उसको समझ पाते हैं। अगर हम पहले से ही जजमेंटल हो जाते हैं, उसको मतलब कि गलत तरीके से लेना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं ये तो पर्सन ही गलत है, तो हम पहले से जजमेंटल हो गए, हम उसको कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे उस पर्सन को। सेकंड हमारे इसके अंदर आता है ट्रांसपेरेंसी एंड अंडरस्टैंडिंग इन कम्युनिकेशन। एक तो ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है, जेन्युइन होना बहुत जरूरी है। द काउंसलर मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड मस्ट नॉट से समथिंग व्हाइल टेकिंग द अपोजिट। एवरी अटेम्प्ट शुड बी मेड बाय द काउंसलर टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर इज being expressed by the client with genuine interest and concern। ट्रांसपेरेंसी का मतलब यहाँ पे है कि आप कुछ भी अगर बता रहे हो अपने क्लाइंट को, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको मतलब कि बहलाने के लिए या फिर क्लियर ना बताओ उसको, मतलब कि डिप्लोमेटिक वे में बताओ कोई चीज। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपने ट्रांसपेरेंट रहना है उसके साथ ताकि वो आप पे ट्रस्ट कर पाए। आपने अगर उसको बोला है कि आपकी बातें यहाँ से लीक नहीं होंगी, कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी, तो वो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, ऐसा तभी वो आप पे ट्रस्ट कर पाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी रहनी बहुत जरूरी है। हम आप पे ये वाला मेथड यूज करने वाले हैं, बट अगर आप दूसरा मेथड वहां पे यूज करो तो वो ट्रांसपेरेंसी हुई ही नहीं। तो वहां पे ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि जो हमारा क्लाइंट है वो हमें समझ पाए और हम अपने क्लाइंट को समझ पाए, और जेन्युइन इंटरेस्ट लेना उसकी प्रॉब्लम में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए हमने उस पर कोई भी थेरेपी लगा दी, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा है कि नोइंग द काउंसलर एंड अंडरस्टैंडिंग हिम फ्रॉम हिज सिचुएशन। कि फर्स्ट जो काउंसलर की प्रिंसिपल्स होते हैं उनको समझना जरूरी है। हम काउंसलर की डिग्री होल्ड करके बैठे हैं, हम यहाँ पे काउंसलर है, तो हमारे जो आपसी मतभेद होते हैं वो वहां पे नहीं आने चाहिए। हमारे मन में क्या चल रहा है, हो सकता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो मतलब कि दूसरी कास्ट से बिलोंग करता हो या दूसरी रिलीजन से बिलोंग करता हो। मान लो कि आपको मोमडन लोग पसंद नहीं है, लेकिन अगर ऐसा पर्सन आपके सामने आ जाता है एज ए क्लाइंट, तो आपने अपनी जो चीज है, अपने बिलीफ है, वो आपने साइड में रखने हैं। उस वक्त आपने उसकी थेरेपी करनी है, आपने ये जानना है कि जो काउंसलर है उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं और उसको आपने कैसे फॉलो करना होता है। आपने वहां पे जजमेंटल नहीं रहना होता। ठीक है, तभी आप उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको समझ पाओगे, वरना अगर हम जजमेंटल हो जाएंगे तो हम वहां पे समझ नहीं पाएंगे। This is yet another important principle. In this, the counselor is expected to know the client completely in terms of the facts gathered during interview, and also view him and his problem from the situation that the client faces. सेम उसकी सिचुएशन की तरह उसको समझना। अब नेक्स्ट हमारी आते हैं अवेलेबिलिटी। अगर आपने किसी क्लाइंट को कमिट कर दिया है कि आप उसका आज काउंसलिंग की मतलब कि क्या कहते हैं, आज आप उसकी काउंसलिंग करने वाले हो, आज आपका उसके साथ सेशन होने वाला है, तो आप उसको शिफ्ट नहीं करोगे, मिस नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप बार बार ऐसी चीजें करोगे तो आपका क्लाइंट आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, और वो सोचेगा कि यार ये मेरे को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, इसको मतलब कि मैं किस प्रॉब्लम से डील कर रहा हूँ, इसको उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। अब मान लो कि अगर मैंने आपको कमिट कर दिया कि आज मेरी आपके साथ कोई क्लास है या मीटिंग है, और अगर मैं वो चीज नहीं लेती हूँ, आप 2 बार वेट करोगे, मेरा 3 बार वेट करोगे, लेकिन फोर्थ टाइम क्या होगा, आपका मेरे पे से ट्रस्ट उठ जाएगा। आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, यार मैडम इंटरेस्टेड ही नहीं है मेरी क्लास लेने में या फिर मेरा सेशन लेने में या मेरे को ट्रीट करने में, तो ये मेरी प्रॉब्लम को समझेगी ही नहीं। तो उस चीज में क्या होता है कि हम उसको इग्नोर मार देते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। तो ये चीज हमने नहीं करनी। अगर हमने कोई टाइम फिक्स दिया है मीटिंग का, तो हमने वो मीटिंग उस वक्त, वो सेशन उस वक्त करना पड़ेगा थेरेपी का। अगर कोई बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी आ जाती है तो हम क्लाइंट से
अपोलोजाइज कर सकते हैं, उसको सॉरी बोल सकते हैं, उसको मैसेज कर सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उसकी थेरेपी करने के लिए नेक्स्ट सेशन उसको मैसेज कर देंगे कि आप आज नहीं तो हम कल सुबह ले लेंगे आपकी मीटिंग, या फिर परसों कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके हमने उसको अरेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है प्राइवेसी, जो कि हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी का पॉइंट भी आ जाता है। इसके अंदर यही होता है कि जो भी चीज हमारे साथ शेयर करता है हमारा क्लाइंट, उसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, किसी के साथ डिस्कस नहीं करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, अगर हमारा क्लाइंट हमसे कुछ बता रहा है, कोई पर्सनल चीज हमें बता रहा है या अपने बारे में कुछ पर्सनल शेयर कर रहा है जो कि वो और किसी के पास नहीं शेयर कर पा रहा है, क्योंकि अगर वो शेयर कर पा रहा होता तो उसकी जरूरत ही नहीं थी आपके पास आने की। अगर आपके पास शेयर कर रहा है तो हमने उसको कॉन्फिडेंशियल रहने देना है, उसको किसी चीज किसी भी पर्सन को नहीं बताना, चाहे वो उसका फैमिली मेंबर हो, चाहे वो कोई हमारे नॉन पर्सन हो, कोई भी हो, एज एग्जाम्पल के तौर पे भी नहीं बताना है। तो ये चीज हमने प्राइवेट रखनी है। और अगर कभी ऐसा जरूरी हो कि हमें अपने साइकेट्रिस्ट से या किसी सीनियर से उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करनी पड़े, किसी को मतलब कि गाइडेंस लेने के लिए, या फिर हो सकता है कि हमारे माइंड में कुछ मतलब कि ऐसी आइडियाज ना आए, या कौन सी थेरेपी उसमें फिट बैठेगी, मतलब हम कंफ्यूज है, तो हम अपने सीनियर की वहां पे मतलब कि हेल्प ले सकते हैं। लेकिन हमें अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा पहले कि क्या हम अपने सीनियर की हेल्प इस चीज में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है पॉजिटिव अप्रोच रखनी है क्लाइंट के साथ। आपने हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव रहना है, जैसे कि हम उसमें करते थे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, कि क्लाइंट हम कोई भी बात बता रहा है, भले ही हमें लग रही हो कि जो उसकी प्रॉब्लम है बड़ी नहीं है, या फिर ऐसा तो नॉर्मल सबके साथ होता है, लेकिन हमने उसके सामने मतलब कि ये चीजें नहीं दिखानी है वहां पे। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हमने वहां पे रखना है, उसको जज नहीं करना। जैसे कि वो क्लाइंट ने एंटर किया था हमें प्रॉब्लम बताने से पहले, हम उसके साथ थे, हमने उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ उसकी बात सुननी है, उसके साथ पॉजिटिव रहना है। उसको ये नहीं देखना कि ये नहीं आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटी है, आप यहाँ पे आके मतलब क्या करोगे, या फिर आप हमारे पास क्यों आए हो, इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ होता है ये जो। तो ये सारी चीजें वहां पे नहीं करनी, भले ही हमें मन में लग रहा हो कि हाँ भी ये छोटी सी प्रॉब्लम लेके आया है, हमने उसको पॉजिटिव रहना है, उसको गाइड ही करना है वहां पे भी, पॉजिटिव अप्रोच उसके साथ रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ सकता है इसमें स्टेप्स इन काउंसलिंग, की काउंसलिंग के कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो काउंसलिंग का स्टेप है वो है रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट करना या रेपो बिल्ड करना। कि फर्स्ट हमारा क्लाइंट ने एंटर किया तो हमने क्या करना है वहां पे उसके साथ रेपो बिल्ड करनी है, एक कनेक्शन बनाना है उसके साथ, कि ताकि वो हम लोगों पे ट्रस्ट कर सके। कि नॉर्मल क्लाइंट आया हमारे पास, हम उससे पूछ सकते हैं ठीक है आपको आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई यहाँ पे, आपको ठीक लगा यहाँ पे आके, या कोई इश्यू तो नहीं हुआ, किसी ने आपको कुछ बोला तो नहीं, या फिर आपके साथ मतलब घर में कौन कौन है, नॉर्मल उसको मतलब कंफर्टेबल करने की कोशिश करनी है, जितना फ्रैंक आप हो सकते हो उसके साथ होने की कोशिश करनी है। प्रोफेशनल लिमिट वहां पे रखनी है, लेकिन फ्रैंक होने में भी ऐसा नहीं है कि आप एकदम पर्सनल क्वेश्चन उससे पूछोगे, ऐसा नहीं करना। धीरे धीरे हमने मतलब कि अपने थेरेपी की ओर बढ़ना है, उससे पूछना है नॉर्मल की, और ठीक है घर में कौन कौन है, आपका टाइम कैसा जा रहा है उनके साथ, क्या क्या प्रॉब्लम्स वहां पे आ रही हैं। तो वो अपने आप वहां पे बताना कि आप कोई भी चीज उसको ट्रिगर कर रही होगी ना, वो अपने आप वहां पे बताना आपको स्टार्ट कर देगा। वो सारी चीजें सुनने के बाद उससे एक रेपो बिल्ड हो जाती है हमारी, कि हम हाँ अब उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। जितना हम उससे क्वेश्चन करेंगे उतना ही हम उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे, उसके बारे में जान पाएंगे कि हाँ वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। नेक्स्ट इसमें आती है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एक्सप्लोरेशन। हमने उसके साथ रेपो बिल्ड कर ली, देन वो अपने बारे में बताना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पे बता रहा है, तो हम वहाँ पे क्या कर पाएंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं। आपने जैसे कि मैंने आपके साथ रेपो बिल्ड करी, देन आपने कुछ भी मेरे को अपनी बातें शेयर कर रहे हो, आप बता रहे हो, तो वहां पे मेरे को पता चल जाता है कि हाँ प्रॉब्लम किस एरिया में आ रही है इस पर्सन को। फिजिकल कोई इश्यू हो रहा है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब कि इसको कोई डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर इसको बच्चे को लेके कोई स्ट्रेस है, या ये टाइम मैनेज नहीं कर पा रही है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, किस चीज में प्रॉब्लम है, वहां पे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और जितना उससे क्वेश्चनिंग करेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे, उतना ही हम उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे, उसके बारे में ज्यादा जान पाएंगे। अब हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप आता है प्लान करना, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, प्लानिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्लान कैसे करेंगे, कि प्रॉब्लम को हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग का गोल रखना है, कि ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है, अब कौन कौन सी हम थेरेपी उसमें लगाएंगे। ठीक है, हमने वहां पे कौन सी थेरेपी लगानी है, या कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस है, कौन कौन सी थेरेपी हम लगा सकते हैं वहां पे। क्लाइंट सेंटर थेरेपी है वो हर जगह लगती है,
सीबीटी हम लगा सकते हैं अगर उसको कोई इश्यू चल रहा है डेली लाइफ में, तो उसका चीजों को देखने का नजरिया हम वहां पे बदल सकते हैं सीबीटी लगा के। या फिर अगर हमें लगता है कि नहीं कोई मेजर इश्यू नहीं है तो हम ग्रुप काउंसलिंग भी कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि सेम चीजों की जो सेम क्लाइंट आ रहे हैं हमारा वो किसी ना किसी पर्टिकुलर ग्रुप से अगर बिलोंग कर सकता है तो हम उस पर ग्रुप थेरेपी भी लगा सकते हैं। तो वहां पे हमने देखना है कौन सी हमने थेरेपी लगानी है, उसके लिए हमने प्लानिंग करनी है। या फिर अगर हमें लगता है टेस्टिंग की जरूरत है तो हम साइकेट्रिस्ट के पास भी रेफर कर सकते हैं। अगर नॉर्मल टेस्ट है तो हम खुद भी कर सकते हैं अगर हम साइकोथेरेपिस्ट हैं तो। ठीक है, काउंसलर नॉर्मल टेस्ट भी नहीं कर सकते, उनको मतलब कि उसको रेफर करना पड़ेगा साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास। नेक्स्ट इसमें आता है कि सॉल्यूशन हमने अप्लाई कर दिया उसके बाद कितना इम्प्रूवमेंट हुई, हमने ये फॉलो अप भी देखना है। एक स्केल बना देना है, एक मेजर रखना है। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है? साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक शॉकिंग थेरेपी होती है, हम सीरियल्स में देखते हैं, वो एक साइकोलॉजिस्ट नहीं दे सकता। ठीक है, तो जितनी भी मेडिसिन प्रोवाइड करनी होती है वो साइकेट्रिस्ट करता है। हम लोगों के पास मेडिकल डिग्री नहीं होती उस चीज को, मतलब मेडिसिन वगैरह की हमारे पास नॉलेज नहीं होती, अगर हमें पता भी हो तो भी हम नहीं कर सकते वो। क्योंकि अगर हमें लगता है कि पर्सन को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो अगर हम उसको साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करेंगे, वहां पे उसका ट्रीटमेंट चलेगा। अगर साइकेट्रिस्ट बोल देता है कि इसकी थेरेपी भी चलानी है तो थेरेपी साइकोलॉजिस्ट करेगा। ठीक है, साइकेट्रिस्ट देगा मेडिसिन। ओके मैम। ठीक। नेक्स्ट इसमें आता है कि सॉल्यूशन हमने अप्लाई कर दिया, अब कितना इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर वहां पे वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है देन हम उस चीज को टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेशन का मतलब है कि उस सेशन को आखिरी सेशन बनाना। फुल स्टॉप लगाना। सॉरी, कि सॉल्यूशन अप्लाई करना और टर्मिनेट करना रिलेशनशिप को, मतलब थेरेपेटिक रिलेशनशिप जो हमारी थी उसको हमने एंड करना है। ठीक है, थेरेपी को हमने खत्म कर देना है क्योंकि हमें लग रहा है कि नहीं अब और थेरेपी करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा क्लाइंट है वो प्रॉपर मतलब उसकी थेरेपी हो चुकी है, वो अपनी चीजों से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है। अब उसमें वो डील करने के लिए ओके है, वो अपनी प्रॉब्लम से डील कर सकता है, अब उसको सॉल्व कर सकता है। तो ये हमारा टर्मिनेशन स्टेज होती है। नेक्स्ट हम इसमें आ सकते हैं कि द सिचुएशन इन विच काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, सिचुएशन पूछी गई है, वो एक स्टूडेंट पे बेस है बेसिकली। जो हमारा क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी ऐसी काउंसलिंग की सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे मतलब कि हमें लगता है कि काउंसलिंग रिक्वायर्ड हो या फिर किसी बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है, तो वो कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है। तो फर्स्ट हमारी जो इसमें सिचुएशन है वो है कि जब स्टूडेंट को ये लग रहा है, when the student need not only reliable information but an interesting interpretation of such information as meet his own personal difficulties। जब कोई प्रॉब्लम मतलब किसी स्टूडेंट को आ रही है, कोई पर्सनल उसकी डिफिकल्टी है, स्ट्रेस भी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, या कोई उसे बुली कर रहा है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। और उसको वो पहचानना चाहता है, उसकी एक डिस्क्रिप्शन उसको चाहिए, देन वो काउंसलर के पास जा सकता है ताकि उसको हेल्प मिल सकती है। काउंसलर को पता होता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम एक बच्चे को ट्रिगर कर सकती है, स्टूडेंट को ट्रिगर कर सकती है। एकेडमिक प्रॉब्लम हो सकती है या फिर नॉन एकेडमिक हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड इशू हो सकते हैं। तो अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसके पास जा सकता है। अगर स्ट्रेस डिप्रेशन या फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसके पास जाएगा, उससे सॉल्यूशन पूछेगा, उसको एक इंटरप्रिटेशन जो स्कूल काउंसलर होगा वो दे देगा कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इस तरीके से इससे डील कर सकते हो। सेकंड है हमारा व्हेन द स्टूडेंट नीड ए वाइज सिंपैथेटिक लिसनर एंड विद ब्रॉड एक्सपीरियंस देन हिज ओन टू whom ही कैन रिकाउंट हिज डिफिकल्टी। अब इसके अंदर क्या है, जब स्टूडेंट को ये लगता है कि उसको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो उसकी बात सुन सके, उसकी प्रॉब्लम को सुन सके और उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस हो, और जो डिफिकल्टी मुझे आ रही है वो मुझे सजेस्ट कर सके उस चीज में मुझे क्या करना है। ठीक है, देन वो काउंसलर के पास जा सकता है। एक काउंसलर ही ऐसा पर्सन हो सकता है या फिर आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है जो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से शांति से सुन पाएगा और आपको कुछ सजेस्ट कर पाएगा। जो दोस्त होगा वो शायद वो चीज सजेस्ट ना कर पाए लेकिन आपकी प्रॉब्लम को सुनेगा जरूर। लेकिन जो काउंसलर होगा वो आपको सजेशन भी दे सकता है। नेक्स्ट हमारा आ सकता है व्हेन द काउंसलर हैज असिस्ट टू फैसिलिटी फॉर हेल्पिंग इन द सॉल्यूशन ऑफ स्टूडेंट प्रॉब्लम। जब स्टूडेंट को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसके अंदर उसको हेल्प चाहिए किसी बड़े की, तो वो स्कूल काउंसलर के पास जा सकता है। जैसे कि मान लो पढ़ने में कोई हेल्प चाहिए, उसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वो स्कूल काउंसलर के पास जा सकता है। स्कूल काउंसलर उससे पूछेगा कि हाँ कहाँ पे इशू आ रहे हैं उसको,
देन वो उसको बताएगा, देन वो उसकी टीचर को इन्फॉर्म कर सकता है कि इस बच्चे को यहाँ पे इश्यू आ रहे हैं, हो सकता है कि इसको शैडो टीचर की जरूरत हो, या इसको किसी स्पेशल टीचर की जरूरत हो जो इसको हेल्प कर पाए, या उसको दिख नहीं रही है कोई चीज, बड़ी चीजें दिख रही हैं उसको, तो वो उसके टीचर को बता सकता है, उसको बड़े अक्षरों वाली अलग से एक बुक दी जाती है, शैडो टीचर जो देते हैं उसको। शेडो टीचर होते हैं जो एक टीचर आपका मेन होता है जो आपको पढ़ा रहा होता है कोई भी कॉन्सेप्ट। शेडो टीचर होते हैं कि जो बच्चे अच्छे से नहीं कर पाते ना कोई चीज, उसको वो हेल्प करते हैं, वो क्लास में उन बच्चों के लिए बैठे होते हैं अलग से। आजकल ये कॉन्सेप्ट आया है, हर जगह ये देखने को नहीं मिलता। अब नए जो स्कूल चले हैं उनमें ये देखने को मिलता है। जनरली प्राइवेट स्कूल वाले हायर करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल वाले जनरली हायर नहीं करते इसको, शेडो टीचर को। स्पेशल स्कूल होते हैं, स्पेशल बच्चों के होते हैं जो ऑटिज्म से ग्रसित होते हैं, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, स्किज़ोफ्रेनिक है, तो उनके लिए भी शैडो टीचर रखे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, व्हेन द स्टूडेंट इज अनअवेयर दैट ही हैज अ सर्टेन प्रॉब्लम बट फॉर हिज बेस्ट डेवलपमेंट मस्ट बी अराउज्ड टू बी कॉन्शियसनेस ऑफ दैट प्रॉब्लम। अगर एक बच्चे को ये नहीं पता है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, या उसको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उसको ये तो है कि कुछ हो रहा है मेरे साथ, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सी बेसिकली प्रॉब्लम है मेरे साथ। ऑटिज्म की है, कलर्स ब्लाइंडनेस हो सकती है, डिसलेक्सिया हो सकता है। जैसे एक बच्चा है जो पढ़ने में मतलब पढ़ नहीं पा रहा है, जिसकी हमने तारी जमीन पर देखी थी, उसको मतलब ऐसे डब्ल्यू की जगह WAS दिख रहा था, या उल्टा दिख रहा था, तो उसमें उसको डिसलेक्सिया था। या किसी को हो सकता है कि उसको मैथमेटिक प्रॉब्लम्स करने में प्रॉब्लम आ रही है, डिसकैलकुलिया हो सकता है उसको। तो उसको लग रहा है कि हाँ प्रॉब्लम है मुझ में, लेकिन कहाँ पे है उसको नहीं पता। उस केस में क्या होगा, उसको भेजा जाएगा वहां पे काउंसलर के पास, और काउंसलर उसकी प्रॉब्लम का पता लगाएगा और उसकी टीचर को बता देगा। देन उसके लिए टीचर अलग से रखे जाएंगे, उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल सकता है उसके बाद। देन हमारा फिफ्थ पॉइंट है, व्हेन द स्टूडेंट इज अवेयर ऑफ ए प्रॉब्लम एंड ऑफ द स्ट्रेन एंड डिफिकल्टी इट इज कॉजिंग बट इज अनेबल टू डिफाइन एंड अंडरस्टैंड इट एंड इज अनेबल टू कॉप विद इट इंडिपेंडेंटली। जब एक स्टूडेंट को पता है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम उसको डिफिकल्टी दे रही है, या फिर उसको कैसे डील करना है उसको नहीं पता, उसको कैसे समझा जाना है उसको नहीं पता। जैसे कि जो हमारी साइंटिफिक टर्म्स होती है वो हम लोगों को पता होती हैं, लेकिन एक बच्चा है उसको नहीं पता कि साइंटिफिक टर्म क्या है। उसको पता है कि हाँ मुझे मैथमेटिक प्रॉब्लम करने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उसको नहीं पता कि मतलब कि ऐसा बाकी बच्चों के साथ भी हो सकता है या फिर सिर्फ उसी के साथ हो रहा है। देन वो काउंसलर के पास जा सकता है, काउंसलर उसको साइको एजुकेट करेगा कि ये एक प्रॉब्लम है, जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, आपके मैथ जैसे सब्जेक्ट पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केस में उसको साइको एजुकेट किया, उसको मतलब कि हेल्प मिल गई कि वहां से कि हाँ भी मेरे को क्या प्रॉब्लम है, उसको पहचानने में हेल्प मिल गई। देन वो उसको बता सकता है कि इस चीज को आप कैसे हैंडल कर पाओगे। वो छोटी छोटी आपको स्ट्रेटेजीज या टेक्निक्स बताएगा जिसको आप करके उसको मतलब कि उस प्रॉब्लम से डील कर पाते हो, आप इंडिपेंडेंटली डील कर पाओगी, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन हमारा नया कॉन्सेप्ट आता है इनसाइट काउंसलिंग का। इनसाइट काउंसलिंग बेसिकली होती है, इनसाइट का मतलब होता है कि अपने अंदर झांक के देखना। ठीक है, अपने अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में आपको पता होना। तो इनसाइट काउंसलिंग के अंदर भी क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके वेलबींग के लिए आपको जो काउंसलर होता है वहां पे काउंसलिंग करता है बेसिकली आपकी, अ, ये हेल्प कराने के लिए कि आपको अवगत कराने के लिए, आपको ये मतलब कि एजुकेट करने के लिए कि आपकी बिहेवियर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास्ट में कौन कौन सी प्रॉब्लम रह चुकी हैं, या अभी कौन सी इश्यूज हैं जो आपके साथ चल रहे हैं, और आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये होती है इनसाइट काउंसलिंग के अंदर, कि जहाँ पे आपने खुद से मतलब कोई भी प्रॉब्लम है वो आपसे स्टार्ट हो रही है, आपने खुद को मतलब ट्रीट करना है, तो आपकी जो लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो ऑटोमेटिकली ट्रीट सही हो जाएगा। मतलब खुद को हील करने का काम जो करती है वो इनसाइट काउंसलिंग करती है। बाकी सारी चीजों में क्या हो रही थी कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, स्ट्रेस है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इनसाइट देखने का आपका नजरिया चेंज करना चीजों को, वो इसके अंदर होता है इनसाइट काउंसलिंग के अंदर, कि आपको खुद से अवगत कराना बेसिकली, कि आपके बिहेवियर में कहाँ प्रॉब्लम है, आप अपने बिहेवियर को चेंज करके कैसे चेंज कर सकते हो बाकी चीजों को। So insight recognize that the first step to solving any problem began with asking the right question. Psychologists help their client to become aware of factors affecting their well-being and plan out a treatment program which is the most appropriate for the client's problem. अब इसमें क्या करते हैं, जो क्लाइंट के लिए बेस्ट है वो थेरेपी यहाँ पे लागू की जाती है, और कौन कौन से फैक्टर है जो उनको अफेक्ट कर रहे हैं,
उनके बारे में उनको अवगत कराया जाता है, उनको नॉलेज दी जाती है, कौन कौन से ट्रीटमेंट आप कर सकते हो अपने लिए, उसके लिए उनको बताया जाएगा. Then insight promotes the mental health of the client by generating an awareness into their own conflicts and problem and how the same was caused and what could be done to overcome the same. कि आपके अंदर कौन सी जैसे उधेड़-बुन चलती रहती है माइंड में कि मैं इस चीज को करूँ ना करूँ, इस चीज को करने जाऊँ ना जाऊँ, मुझे जाना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, वो सारी चीजें हमारे माइंड में होती है, इंटरनली होती है. लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे, तो फिर बाकी लोग क्या सोचेंगे, ठीक है. तो बेसिकली वो चीज है, तो अपने माइंड में क्या चल रहा है ये हम खुद ही ट्रीट कर सकते हैं उसको. तो ये चीज बेसिकली यहाँ पे ट्रीट की जाती है कि हमारी साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती है उससे हमें साइको एजुकेट किया जाता है कि ये सिर्फ आपके माइंड की प्रॉब्लम है. आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, इन कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसने की, इन मतलब उधेड़-बुन जो चल रही है या प्रॉब्लम में फंसने की आपको जरूरत नहीं है. आप इससे कैसे ओवरकम कर सकते हो. आप डायरी लिख सकते हो डेली बेसिस पे कि ठीक है, आप कोई ऐसा काम करके देखो, आपको लग रहा है कि दूसरे लोग उसको मतलब कि नोटिस कर रहे हैं. अगर नहीं नोटिस कर रहे हैं तो ये सिर्फ हमारे माइंड का खेल है कि हमें लग रहा है कि लोग इसको नोटिस कर रहे हैं, ठीक है. अपनी पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए इनसाइट काउंसलिंग होती है. So insight actually refer to the treatment involving complex conversation between therapist and client. That treatment helps client understand the nature of their problem and the meaning of their behavior. कि आपका नेचर क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, या फिर आपके बिहेवियर में क्या प्रॉब्लम है, या आपके थॉट्स में या फीलिंग्स में क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो इसमें किया जाता है ट्रीट उसको. तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको अवेयर किया कराया जाता है बेसिकली कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उससे आपने कैसे डील करना है, ठीक है? या आपके बिहेवियर में क्या प्रॉब्लम है, आपको कैसा बिहेवियर रखना चाहिए लोगों के साथ, आपको कैसे बात करनी चाहिए लोगों के साथ, वो इसके अंदर होती है, ठीक है? नेक्स्ट है इसमें इनसाइट थेरेपी इज एन अम्ब्रेला टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए ग्रुप डिफरेंट थेरेपी टेक्निक्स दैट हैव सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इन थ्योरी एंड थॉट. मेरे यहाँ पे ना 1 मिनट दिखा रहा है, एक बार ये ना इसको दोबारा से जॉइन करना, मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ से एक बार दोबारा जॉइन ओके करना. मैम। ठीक. हाँ जी।